नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का NCERT शॉर्ट्स में। ठीक है, यूट्यूब चैनल में। और हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की। उसमें हम लोग सिखों के उत्थान और उनके संघर्ष के बारे में बात करेंगे, उनके एकीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं NCERT के ऊपर क्योंकि बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। आप लोग, आई होप कि आप लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, करंट अफेयर्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए। खैर, चलते हैं टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सिखों का उदय, गुरु गोविंद सिंह के बाद की स्थिति क्या है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो है शहादत हो जाती है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि बहुत बड़ा झटका लग जाता है सिखों को। ठीक है, तो इस मुश्किल समय में जो है फैजुल्लापुर के कपूर सिंह हार नहीं मानते, वो कमान संभालते हैं। उन्होंने खालसा दल की नींव रखी थी। इंपॉर्टेंट बातें आप नोट कर लेंगे, अपना पेन पेपर लेके बैठेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है कि खालसा दल की नींव किसने रखी थी। खैर, खालसा दल और जो बाकी सिख सरदार थे उस समय, वो सब एकजुट हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं और पंजाब में सिखों की ताकत बढ़ जाती है। उनके लगातार प्रयासों से मुगल शासन भी जो है पंजाब के अंदर खत्म हो जाता है। अब सिखों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे 1773 ईस्वी में। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम सुनिएगा अच्छे से। 1773 ईस्वी तक उन्होंने पंजाब के लगभग सभी मैदानों, ठीक है, जो मैदानी इलाका था उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक, पूर्व में सहारनपुर से लेकर पश्चिम में अटक तक, उत्तर में पहाड़ी इलाकों से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक उनका साम्राज्य फैल चुका था। इस तरह सिखों को एक आजाद राज्य बनाने में जो है कामयाबी मिल चुकी थी। लेकिन एक दिक्कत थी, उनके अंदर शासक के तौर पर कोई भी एक मजबूत इकाई नहीं थी। वे 12 मिसलों में बटे हुए थे, जैसे कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य होते हैं। ठीक है, यह राज्यों का समूह होता है। सुकरचकिया मिश्र और महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के शेर कहे जाते थे, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा नाम है जो पंजाब में जो है इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। महाराजा रंजीत सिंह ये सुकरचकिया मिश्र के प्रमुख थे। अपनी काबिलियत और बुद्धिमत्ता से इन्होंने इन सभी 12 मिसलों को एकजुट कर लिया था, आपस में मिला लिया था, संगठित कर लिया था, ताकतवर सिख शक्ति बना लिया था। 12 मिसलें कौन कौन सी थी वो बात कर लेता हूँ। आहलूवालिया पहला, दूसरा भांगी, तीसरा डलवालिया और चौथा है फैजुल्लापुरिया, पांचवा है कन्हैया, छठा है करोरा सिंघिया, सातवां है नईक, आठवां निहंग, नौवां है निशान वाला, 10वां है फुलकिया, 11वां रामगढ़िया और 12वां सुकरचकिया। ठीक है, तो रंजीत सिंह खुद जो है सुकरचकिया मिसल के थे। तो रंजीत सिंह सिर्फ अपने आसपास के इलाकों को जीतने तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने डोंगरों, नेपालियों और अफगानों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए हुए थे। 1799 ईस्वी आता है, आप याद कर रहे होंगे, मैसूर का वो आखिरी पल जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है इसी ईस्वी में। ठीक, तो 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर का प्रांतीय शासक बना दिया था। ठीक है, और देखते ही देखते 1805 ईस्वी तक रंजीत सिंह ने जो है अमृतसर और जम्मू पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अब सोचिए, पंजाब की राजनीतिक राजधानी जो है लाहौर है, याद रखिएगा, और धार्मिक राजधानी अमृतसर, याद रखिएगा। दोनों पर रंजीत सिंह का कब्जा हो चुका था। वो सचमुच पंजाब के शेर कहलाने लगे थे। ठीक है, रंजीत सिंह और अंग्रेजों की दोस्ती, अब ये दोस्ती थी या मजबूरी थी, वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो ठीक है, कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस दौरान यूरोप में जो है नेपोलियन की शक्ति बढ़ रही थी। फ्रांस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्रांस जो है यूरोप का हिस्सा है और यूरोप में जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसकी शक्ति बढ़ रही थी। और फ्रांस व रूस, ठीक है, दोनों की दोस्ती भी बढ़ रही थी। इससे अंग्रेजों को चिंता हो रही थी। चिंता का विषय ये था कि अंग्रेजों को अपनी उत्तर और पश्चिम की जो सीमा थी, ठीक है, आप जो देख रहे हैं पंजाब की तरफ, ठीक, ये भारत का, ये आप समझ जाइए। ठीक है, और पंजाब का इलाका, इधर आपका पाकिस्तान का इलाका, अफगानिस्तान का इलाका, तो उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये उत्तर पश्चिम की जो सीमा है वो असुरक्षित लग रही थी, इसीलिए उन्होंने 25 अप्रैल 1809 को क्या किया, अमृतसर की संधि की। किसके साथ? रंजीत सिंह के साथ। 25 अप्रैल 1809, याद रखिएगा, अमृतसर की संधि। इस संधि के तहत क्या हुआ कि इस संधि के तहत जो है भारत से बहने वाला जो सतलुज नदी था, ठीक है, जो सतलुज नदी है उसी को सीमा बनाया गया। भारत यानी अंग्रेजों का जो मतलब राज्य था, और पंजाब जो रंजीत सिंह का राज्य था, उसको सीमा बना दिया गया इन दोनों राज्य के बीच का। ठीक है, तो 1823 ईस्वी तक रंजीत सिंह और अंग्रेज, ठीक है, दोनों अपने अपने इलाकों का विस्तार कर रहे थे। ठीक, इस समय तक रंजीत सिंह ने कांगड़ा 1811, अटक 1813, मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1823 पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, मैं ईस्वी भी बता रहा हूँ जगह के साथ साथ। रंजीत सिंह सिंध पर भी कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से क्या किया, उनको रोक दिया। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 1814 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक ने रंजीत सिंह को
वही मशहूर कोहिनूर हीरा भेंट किया जो कि यहाँ से लूट के ले गए थे, ठीक है, मुगलों से। इसकी कहानी, कोहिनूर हीरा की कहानी शुरू होती है गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से, वहां के खानों से, ठीक है, हीरे के खान से। रंजीत सिंह की सैन्य शक्ति उस समय के किसी भी दूसरे भारतीय शासक जो थे उनसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन वे अंग्रेजों की ताकत को भी जानते थे, ठीक है। उन्होंने सुन चुके थे भाई, यहाँ पर बंगाल भी गया, अवध भी गया, मैसूर भी गया, ठीक है, मराठा भी गए, तो ये सब चीजें देख रहे थे, तो वो जानते थे कि अंग्रेज भी बहुत ताकतवर है, तो वो सीधे सीधे कभी भी अंग्रेज से युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होने देना चाह रहे थे या नहीं होने दे रहे थे। और अंग्रेज भी जो है वो भी जानते थे कि रंजीत सिंह भी बहुत ताकतवर है, उनसे सीधे सीधे तो लड़ना पॉसिबल नहीं है, जीतना पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो वो भी पंजाब पर कभी हमला नहीं किए जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे, ठीक है, उनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्भाग्य से 1839 का वो दौर आता है जिसमें जो है रंजीत सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक। ये स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब इनका स्वर्ग सिधारना और पंजाब का डिक्लाइनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उनका कोई भी योग्य अधिकारी जो है नहीं बन सका, ठीक है। उनके बहुत सारे पुत्र थे लेकिन उनमें से कोई भी योग्य अधिकारी नहीं बन सके। उनके बाद कई कमजोर और अदूरदर्शी शासक आए। दरबार में चालाक राजनेताओं और महत्वाकांक्षी सेनापतियों की साजिशों के कारण 1845 से 1849 के 4 सालों में सिखों को अंग्रेजों से 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा और यहीं से उनके आजाद राज्य का अंत शुरू हो गया। रंजीत सिंह के बाद पंजाब और अंदरूनी कलह, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, राज दरबार में गुटबंदी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, शुरुआत हो गया था। रंजीत सिंह के एकमात्र वैध पुत्र कहा जाता है और उत्तराधिकारी खड़क सिंह समझदार नहीं थे। मतलब उनके जो छोटे शासन काल था उसमें बहुत मतलब गुटबाजी चल रही थी राज दरबार के अंदर, अब बढ़ गई थी। पर 1839 में खड़क सिंह की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनके पुत्र जो होते हैं खड़क सिंह के, नौनिहाल सिंह भी जो है दुर्घटना में मर जाते हैं, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, ठीक। अपने पिता की ही अंत्येष्टि से लौट रहे होते हैं तो दुर्घटना हो जाता है। इससे पंजाब यानी पूरे पंजाब में जो है पूरी तरह से अराजकता फैल जाता है कि अब कोई उत्तराधिकारी तो रहा नहीं। लाहौर के सिंहासन पर बैठने के लिए अलग अलग गुट जो है अब क्या करते हैं, जो समूह है वो योजना बनाने लगते हैं, ठीक है, कि अब कैसे बैठा जाए। तो इसी ने अंग्रेजों को निर्णायक कदम उठाने का मौका भी दे दिया था। सिख राज की रीढ़ की जो हड्डी मानी जाती थी, रीढ़ मानी जाती थी सेना, ठीक है, उनकी सेना वो बहुत ही कमजोर पड़ चुकी थी। रंजीत सिंह के जो योग्य सेनापति हुआ करते थे मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नलवा और राम दयाल, ये सब पहले ही मर चुके थे। समय पे वेतन न मिलने के कारण सेना भी जो है पहले से ही उसमें असंतुष्टि जो है बढ़ रही थी। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा दे दिया था। लाहौर सरकार जो अंग्रेजी कंपनी के साथ दोस्ती की नीति बनाई हुई थी ने ब्रिटिश सेना को अपने इलाके से गुजरने की अनुमति दी। एक बार जब वे अफगानिस्तान से भाग रहे थे पहली बार, और दूसरी बार तब दी जब वे अपनी हार का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान की तरफ मार्च कर रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेजी सेना के इन युद्ध संबंधी मार्चों के कारण पंजाब में हंगामा और अस्थिरता जो है, आर्थिक अस्थिरता बनी रही, पैदा हो गई, ठीक। तो रानी जिंद और दलीप सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। नौनिहाल सिंह की मृत्यु के बाद क्या होता है, कहानी आगे बढ़ती है। शेर सिंह जो रंजीत सिंह के दूसरे बेटे थे को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन 1843 में उनकी हत्या कर दी जाती है। उनके तुरंत बाद दलीप सिंह जो रंजीत सिंह के नाबालिग पुत्र थे को महाराजा घोषित कर दिया जाता है और रानी जिंद को उनका संरक्षण बना दिया जाता है और हीरा सिंह डोगरा को भी वजीर नियुक्त किया जाता है। हीरा सिंह भी जो है वो दरबारी साजिश का शिकार हो गए और 1844 में उनकी हत्या कर दी गई। रानी जिंद के भाई जवाहर सिंह को नया वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने सेना की नाराजगी मोल ले ली और उन्हें पद से हटा दिया गया। 1845 आता है, 1845 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लाल सिंह रानी जिंद का एक प्रेमी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जिक्र करना उतना उचित नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक। लाल सिंह जो है वो रानी जिंद के प्रेमी होते हैं जो सेना को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं और उसी वर्ष जो है वो वजीर बन जाते हैं और तेजा सिंह को सेना का सेनापति नियुक्त कर देते हैं। अब होता है प्रथम आंग्ल युद्ध।
अब आता है 1845 का वो दौर, ठीक है, 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो 1843 में, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाके बात करते हैं। 1843 में सिंध पर कब्जा करने और रणजीत सिंह का डर खत्म हो जाने के बाद, क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है, अंग्रेज जो है पंजाब पर कब्जा करने की फिराक में थे। दिसंबर 1845 में पंजाब की सेना ने उन्हें इसका बहाना भी दे दिया। पंजाब की सेना ने अपने नाबालिग राजा दलीप सिंह और उनकी संरक्षक जिंद कौर से जबरदस्ती राजज्ञा लेकर सतलुज नदी पार कर ली, ठीक है। बॉर्डर बनाया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है, सीमा बनाया था, अमृतसर की संधि याद होगा, ठीक है, तो उसको पार कर ली, याद है ना, याद आ गया। चलिए, अब उसको पार करते ही मुदकी, ठीक है, 18 दिसंबर, फिरोज शाह 21 से 22 दिसंबर, आलीवाल 28 जनवरी 1846, सुब्बा हरहन 10 फरवरी की 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह हार गई। किससे? अंग्रेजों से। और सिखों को लाहौर की संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। अंग्रेजों ने लाहौर, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों पर तो कब्जा कर ही लिया, सिखों की सेना में भी भारी कटौती कर दी और लाहौर में एक अंग्रेज रेसिडेंस नियुक्त कर दिया गया, ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस कर लिया गया, ठीक। अब लाहौर की संधि क्या थी, लाहौर की संधि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लाहौर की संधि होती है 1846 ईस्वी में और पहले आंग्ल जो सिख युद्ध होती है उसकी समाप्ति मार्च 1846 में होती है। लाहौर की संधि से जो है इस युद्ध पे विराम लगता है। इस संधि के प्रावधानों के तहत पंजाब के राजा जो है दलीप सिंह, वो सतलुज के दक्षिण के प्रदेश, सतलुज और व्यास नदियों के दोआब के सभी प्रदेश और दुर्ग अंग्रेज, मतलब उसका दुर्ग अंग्रेजों को दे देते हैं। सिख सेना की संख्या सीमित कर दी जाती है। अंग्रेजी सेना को पंजाब में बिना किसी रुकावट के घूमने का अधिकार मिल जाता है और यह भी तय हुआ कि पंजाब में अंग्रेजों के अलावा किसी और विदेशी, यूरोपीय, ठीक है, को नौकरी नहीं दी जाएगी। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा स्वीकार किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। छिंदन उनकी संरक्षक बन जाती है, छिंदन, और लाल सिंह को उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। अब पंजाब की जगह लाहौर में सरकार की स्थापना हुई और ब्रिटिश गवर्नर जो है, गवर्नर जनरल, उसने क्या किया, उसके आंतरिक मामलों में, पंजाब के, ठीक है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। अब एक और संधि होती है, दूसरी संधि होती है भैरोवाल की संधि, ये भी 1846 में होती है। सिख कश्मीर के मामले में लाहौर संधि से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। दिसंबर 1846 में भैरोवाल की संधि की गई, ठीक है, मार्च में वो होता है और दिसंबर में ये होता है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार रानी जिंद को संरक्षक के पद से हटा दिया जाता है, ठीक है, और पंजाब के लिए एक संरक्षक परिषद गठित की गई, ठीक। परिषद में अंग्रेज रेसिडेंस हेनरी लॉरेंस की अध्यक्षता में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने पूरे पंजाब पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी अब अंग्रेजों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी पंजाब के ऊपर। अब होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, ठीक। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि सिखों के लिए पूरी तरह से अपमानजनक थी और इसे स्वीकार कर पाना उनके लिए असंभव था, ठीक है। तो ये सब बातें जो है संधि के बाद बहुत से सिख जो है सैनिक वो सेवा मुक्त कर दिए गए थे, ठीक है। जब कटौती की गई तो उनको सेवा मुक्त कर दिया गया, जिससे वे बहुत ही अधिक नाराज थे। इन सैनिकों तथा राज परिवार के परेशान लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। साजिश के तहत अप्रैल 1848, ठीक है, 1848 ईस्वी में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई और आगे ऐसी कई घटनाएं हुई। अंततः 21 फरवरी, ठीक, 21 फेब 1848, तो 21 फरवरी 1848 से 49 को अंग्रेजों ने गुजरात, ठीक है, युद्ध में सिखों को बुरी तरह से हरा दिया। जो दूसरा युद्ध होता है, ठीक, 48 से ये सब चीजें स्टार्ट होती है और फरवरी 1849 में ये युद्ध होता है और इसमें जो है इस युद्ध, मतलब ये गुजरात में होता है और इसमें जो है सिखों को बुरी तरह से हरा देते हैं अंग्रेज। और गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी उस समय तक रहते हैं, ठीक है। पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज के अधीन कर लेते हैं। सिखों को किरपान के अलावा किसी भी प्रकार के शस्त्र
रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और महाराजा दलीप सिंह को पेंशन याफ्ता बनाकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इस प्रकार एक और राज्य कंपनी शासन की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो जाती है। ठीक, अब समझते हैं आंग्ल सिख युद्धों का महत्व। ठीक है, इसका महत्व क्या था? देखिए, 1845 से 46 और 1848 से 49 के आंग्ल सिख युद्धों से भारत में अंग्रेजों, ठीक है, भारत में अंग्रेजों को एक बेहतरीन सैन्य अनुभव मिल चुका था। वे अपने विरोधियों के सैन्य कौशल पर ध्यान देने के बजाय क्षेत्र या जलवायु जैसे कारकों पर ध्यान देने की आदी हो चुके थे। लाहौर के सिख साम्राज्य की सेना, जो नियमित टुकड़ियों और यूरोपीय तरीके से हथियारों से लैस सैनिकों से बनी थी, ने ब्रिटिश सेना के सामने एक दृढ़ निश्चयी और साधन संपन्न शत्रु को प्रस्तुत किया था। आंग्ल सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के युद्ध कौशल को आपसी सम्मान प्रदान किया। ठीक है, सिखों ने 1857 के भारतीय विद्रोह में ब्रिटिश शासन के लिए निष्ठापूर्वक युद्ध किया और विभिन्न अन्य अभियानों में, ठीक है, तथा 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति तक कई युद्धों में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक, अब ब्रिटिश प्रभुत्व जो था उसका प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार किया गया। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्रिटिश सर्वोच्चता के साम्राज्य विस्तार और मजबूती की प्रक्रिया जो है वो कंपनी द्वारा 1757 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है। ठीक, और वहां से लेके 1857 तक ये विस्तार चलता रहा। ठीक, अब 100 साल का ये टाइम है, तो दो तरफा पद्धति में भी विस्तार चला। पहला तो ये पद्धति थी कि विजय और युद्ध द्वारा विलय की नीति की जाए, और दूसरा कूटनीतिक या प्रशासनिक तंत्र द्वारा विलय की नीति की जाए। ठीक है, मिला लिया जाए, अपने क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। ठीक है, इसके माध्यम से जो है विस्तार हुआ इस 100 साल के बीच में। ठीक, अलग अलग राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा कि कंपनी ने किस प्रकार बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख जैसी जो है बड़ी भारतीय शक्तियां जो थे उसको एक एक करके परास्त किया और अपने अधीन कर लिया, मुख्य रूप से उनके खिलाफ युद्ध करके। ठीक है, लेकिन अन्य शक्तियों को अधीन करने के लिए ब्रिटिश शासकों को कूटनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को अपनाना पड़ा। इस संदर्भ में हम वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस नीति, पॉलिसी, वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत को समझ सकते हैं और देख सकते हैं भारतीय में, मतलब जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का विस्तार किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घेरे की नीति यानी रिंग फेंस की नीति। ठीक, ये किसकी थी? ये वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस की पॉलिसी थी। ठीक, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल बन के आते हैं, उन जो है उस नाजुक समय में पद संभालते हैं जब ब्रिटिश जो है अंग्रेज यानी जो मराठा और मैसूर और हैदराबाद जैसे शक्तिशाली संयुक्त शक्तियों का सामना कर रहे थे, उस समय ये आते हैं। उन्होंने रिंग फेंस की नीति का, रिंग फेंस मतलब एक गोल सा, ठीक है, रिंग जैसा, किसका? अंगूठी जैसा, ठीक है, गोल नीति, इसी को कहते हैं रिंग फेंस की पॉलिसी। तो इसमें क्या करते हैं? घेरे बनाने की नीति कह सकते हैं। ठीक है, घेरे की नीति इसको कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं? उसका मतलब जो है, इसका उद्देश्य ये था कि बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना। वॉरेन हेस्टिंग्स की यह नीति मराठा और मैसूर के साथ उनके युद्ध में साफ दिखी। इस प्रकार रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के खिलाफ सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया। असल में वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति रिंग फेंस की जो व्यवस्था थी उसी का एक विस्तार रूप था। ठीक, ये पहले घेरते थे। ठीक है, मतलब रिंग फेंस में ये होता था कि किसी भी साम्राज्य को जो है वो ये आश्वासन दिया जाता था कि जब तुम पे हमला होगा ये दूसरे साम्राज्य द्वारा, ठीक है, दूसरे राज्य द्वारा, तो हम जो है तुम्हारी मदद करेंगे अपनी सेना देके। सिंपली ये था, और अपना दोस्त बना लेते थे अंग्रेज। अब बात करते हैं हम लोग सहायक संधि की, सब्सिडियरी अलायंस की। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका उपयोग जो है 1798 से लेकर 1805 में वेलेस्ली ने किया। ठीक है,
भारत के जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों के संबंध में किया था। इस संधि के उपयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और नेपोलियन का डर भी टल गया। इस प्रणाली ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में एक विशेष भूमिका निभाई और इसके द्वारा अंग्रेजों को भारत में एक विस्तृत क्षेत्र की प्राप्ति हुई। हालांकि वेलेस्ली इस संस्था के मतलब इस सब्सिडियरी अलायंस के आविष्कारक नहीं थे। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था और वह धीरे धीरे विकसित हुआ था। संभवतः डुप्ले, जो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, डुप्ले की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पुर्तगाली कौन था, एक गवर्नर था, ठीक है, डुप्ले पहला यूरोपीय था जिन्होंने इस संधि का उपयोग किया था पहली बार भारत में। बाद में वेलेस्ली ने इसे व्यापक रूप से अपनाया। इस संधि की विशेषताएं जो है वो इस प्रकार हैं। भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, वे कोई युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, सब्सिडी अलायंस के अंदर, ठीक है, वो कोई भी युद्ध नहीं करेंगे और अन्य राजाओं से जो विचार विमर्श होगा वो कंपनी करेगी, वो राज्य नहीं करेगा। बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिनकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी। हालांकि ये राज्य उस सेना का खर्चा उठाएंगे। राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेसिडेंस रखना होगा। राज्य कंपनी की अनुमति के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते, नौकरी नहीं दे सकते। कंपनी राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सबसे पहले जो है ये संधि यानी सब्सिडी अलायंस जो है वो 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम से की गई थी, ठीक है। तो ये सवाल पूछ लेता है अक्सर कि सबसे पहले जो है सहायक संधि किसके साथ लागू की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, 1798 ईस्वी में की गई थी और हैदराबाद के निजाम के साथ। उसके बाद फिर मैसूर के साथ 1799, फिर उसके बाद तंजावुर अक्टूबर 1799, अवध 1801, ठीक है, पेशवा जो है पेशवा के साथ किया गया था मराठा दिसंबर 1801, ठीक। और उसके बाद बरार के भोसले के साथ 1803, सिंधिया के साथ 1804 और जोधपुर, जयपुर, माछेरी, बूंदी और भरतपुर के साथ एक ही साथ किया गया था। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ मिला लेकिन भारतीय रियासतों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई और वे अंग्रेजों की दया पर आश्रित हो गए। उन्हें आर्थिक बोझ भी वहन करना पड़ा इन सेना को रखने का जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की थी। उन पर इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम हुए। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यापगत सिद्धांत के बारे में, ठीक है, डॉलहौजी के बारे में, ठीक। इस नीति का उपयोग जो है 1848 से 1856 यानी जब सिखों के खिलाफ किया गया, ठीक है, तो सिखों के खिलाफ नहीं किया गया, मतलब उस दौर में किया गया जब सिखों से लड़ाई चल रही थी, ठीक। और इसका जो प्रयोग किया था वो गवर्नर जनरल जो उस समय रहा, ठीक है, 1848 से 56 ईस्वी तक, वो है लॉर्ड डॉलहौजी, उसने किया था। इसे व्यापगत का सिद्धांत या शांतिपूर्ण विलय की नीति, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासतें या हड़प की नीति भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इस सिद्धांत के तहत जो है कुछ महत्वपूर्ण रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर ली गई। डॉलहौजी का मानना था कि झूठे राजवारों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की परेशानियां बढ़ती हैं, इसलिए उसने ऐसे सभी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। वास्तव में डॉलहौजी की स्पष्ट और सीधी स्कॉटिश मनोभावना यह चाहती थी कि मुगल सर्वोच्च सत्ता के मुखौटे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए और जो भारतीय राजे मुगलों के उत्तराधिकारी होने का दम भरते हैं उनका हमेशा के लिए अंत कर दिया जाए। तो डॉलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थी। वे रियासतें जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थी और कर अदा नहीं करती थी। वे रियासतें जो कभी मुगलों या मराठों के अधीन थे, ठीक है, और अब अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तीसरे वे रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा जीवित या पुनर्स्थापित की गई थी। इस प्रकार डॉलहौजी ने ऐसी सभी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है, और मिलाने का प्रयास किया जो उनके मतलब अधीन नहीं थे। उनके इस नीति द्वारा जिन राज्यों रियासतों कंपनी साम्राज्य में मिला लिए गए वो इस प्रकार है। सतारा 1848 में, ठीक, जब ये आता है उसी समय, और जैतपुर और संबलपुर जो है 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1853 में झांसी, ठीक, झांसी युद्ध तो पता ही होगा, ठीक है, झांसी की रानी जो लड़ती है, ठीक। तो 1853 में झांसी को मिला लिया जाता है और 1854 में इस नीति के तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत
लास्ट जो है नागपुर को मिलाया जाता है। डलहौजी ने अनेक मनमाने सिद्धांतों के आधार पर इस नीति के द्वारा अनेक रियासतों को कंपनी साम्राज्य के अधीन हड़प लिया। इस नीति से कई भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता छिन गई और कई रियासतों का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस नीति के कारण बची हुई रियासतों के शासक अत्यंत घबरा गए और वे मानने लगे कि उनका साम्राज्य छीनना कुछ समय का प्रश्न है, यानी कुछ ही देर लगेंगे, कोई भी मतलब अंग्रेज जो है छीन के ले जाएगा, हमारे साम्राज्य को खत्म कर लेगा। तो डलहौजी की इस नीति से भारतीय रियासतों में तीव्र असंतोष यानी एक तरह का गुस्सा जो है उत्पन्न हुआ, बढ़ गया, और वह यह मतलब उसका परिणाम क्या होता है, 1857 का विद्रोह। ठीक, तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण ये भी है, ये नीति भी है। इस प्रकार डलहौजी ने अपने गवर्नर जनरल के रूप में 8 वर्षों के कार्यकाल में 1848 से 56 के दौरान भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में 8 राज्यों का विलय किया। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि कैसे आपने देखा कि कैसे जो है गुरुओं के द्वारा सिखाए रास्ते पर चलकर एक मजबूत साम्राज्य बनाया गया, लेकिन अंदरूनी कला और योग्य नेतृत्व की कमी ने उन्हें कमजोर कर दिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति, सैन्य शक्ति और नीतियों जैसे सहायक संधि, व्यापक संधि का इस्तेमाल करके भारत पर अपना दबदबा कायम किया। यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक है, और आई होप कि मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, एक सिस्टमेटिक वे में समझाया है। ठीक, तो सत्ता का खेल था, एकता और ताकत की दूरदर्शिता के महत्व को भी बताता है। तो आपके लिए सवाल है एक, जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको महाराजा रणजीत सिंह की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, और लॉर्ड डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ठीक है फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। ओके।